अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए टॉपिक मोस्ट डिमांडिंग, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन साइकिल और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो हमें एक आना ही चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपके लिए मैं रिकॉर्ड करूं और नई तरह से बनाऊं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स भी मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें, या आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है इन माय लेक्चर्स। ठीक है, इन माय चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आपका टॉपिक, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन होती क्या है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर a set of machine language instruction that a particular processor understand। ठीक है, सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज, ऐसी मशीन लैंग्वेज जो हम मशीन को समझा सके, जो प्रोसेसर को समझ आ सके कि एक्चुअली उसे करना क्या है। अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, वो अंडरस्टैंड करें और हमारी जो हम चाहते हैं वो मशीन के थ्रू वो एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि जो कमांड हमने दी है, जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है सिस्टम को, वो उसको प्रोसेस करके दे। ठीक है, अ कंप्यूटर परफॉर्म्स टास्क ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड। कंप्यूटर वही काम करेगा जो इंस्ट्रक्शन आप उसको पास करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर बात आती है इंस्ट्रक्शन साइकिल की, जो हमारा मेन टॉपिक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट वन सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू, टाइम चाहिए ना, सीपीयू को भी तो टाइम चाहिए किसी काम को करने के लिए। तो जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लग रहा है, और साथ में इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो कितने टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर रही है, वही पार्ट है। ठीक है, और इसमें और क्या है, द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू विच कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेप्स। ठीक है, थ्री स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? फेच होता है, से होते हैं, फेच होता है, डिकोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फेच करेगा, डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। टू परफॉर्म एग्जीक्यूट, लेकिन फेच करेगा, लेकिन पहले फेच करने के बाद उसको रीड भी करेगा। तो यहाँ चार पार्ट्स आ गए। ठीक है, तो इसमें आप थ्री भी लिख सकते हैं कि कुछ बुक्स में आपको थ्री मिलेगा, कई जगह आपको फोर मिलेगा। तो मेनली फेच करने के बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम फेच करते हैं, या सीपीयू जब हमारा इंस्ट्रक्शन फेच करेगा तो पहले उसको फेच करेगा, फिर रीड करेगा, फिर डिकोड करेगा और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। टू एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द मशीन साइकिल इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाती है इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या है। देखिए, ये पूरी एक साइकिल है जो मैंने आप लोगों के लिए यूज करी है। ये क्या है, दिस इज योर फेच इंस्ट्रक्शन। फेच करने के लिए सबसे पहले कोई भी कमांड दी गई, सीपीयू ने उसको फेच किया। फेच करने के बाद उसको क्या करेगा, डिकोड, फेच करने के बाद उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। डिकोड कर लिया, डिकोड करने के बाद क्या करेगा, उसको जब अपनी कमांड में अपनी लैंग्वेज में कर लिया, चेंज कर लिया, तो फिर उसके बाद उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से एक और डायग्राम है इंस्ट्रक्शन साइकिल में। यहाँ देखिए स्टार्ट हो रही है, कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद फेच करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमें पता है फेच करा, डिकोड करा, रीड करा और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन हॉल्ट भी तो एक कंडीशन होती है कि जब सिस्टम को समझ ही नहीं आता कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, या तो सिस्टम की मेमोरी फुल हो जाती है, या बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक साथ, हम बहुत सारी कमांड्स या बहुत सारे लिंक्स जो है वो ओपन कर देते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो बीच में फंस कर रह जाता है कि किसको कितनी मेमोरी दूं। ठीक है, तो ये एक हॉल्ट कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल में देखिए सबसे पहले फेच करा, फिर डिकोड करा, फिर रीड करा। रीड कहाँ से करेंगे, इफेक्टिव एड्रेस से। इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी इज द इंस्ट्रक्शन हैज एन इनडायरेक्ट
एड्रेस, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट एड्रेस है। इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या है कि मान लीजिए यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ जब स्टार्ट हुई तो उसने मुझे एक रेफरेंस दिया, मेमोरी रेफरेंस दिया। मैं उस मेमोरी रेफरेंस पे गई, मान लीजिए इस मेमोरी रेफरेंस पे गए हम, यहाँ पर हमें डेटा ना मिलकर एक एड्रेस मिल गया। फिर हमने इस एड्रेस पे गए तो ये दूसरे मेमोरी रेफरेंस में जाकर मुझे क्या मिला, वो एड्रेस पे जाकर मुझे डेटा मिला। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इनडायरेक्ट हो गया। एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यही पार्ट है कि फैच साइकिल क्या होती है कि फैच करेंगे तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर जब भी इंस्ट्रक्शन फैच की जाएगी तो एड्रेस इंस्ट्रक्शन टू बी इम्प्लीमेंट एट द प्रोग्राम काउंटर, जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रही है, प्रोग्राम काउंटर पे। प्रोग्राम काउंटर क्या है, एक रजिस्टर है सीपीयू का, जो करता क्या है, हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को +1 से इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कोई जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो किसी इंस्ट्रक्शन को काम कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्या करेगा, पीसी जो है वो क्या करेगा, पीसी में जो नई वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, पीसी +1 से आएगी। या हम बोल सकते हैं कि पीसी विल बी इक्वल टू पीसी +1, ठीक है। हमेशा जो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर काउंटर भी यूज करते हैं। एंड द प्रोसेसर फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी दैट इज पॉइंटेड बाय द पीसी प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, उस मेमोरी पे चला जाएगा। देन प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू डिस्प्ले द एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, एक से इंक्रीमेंट करेगा और डिस्प्ले करेगा कि वो किस एड्रेस पे है। अब आप सबको पता है कि जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जब हमने इस पार्ट में कुछ डेटा को स्टोर करा, मान लीजिए ये क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी नंबर ऑफ जो लाइंस हैं इसको हम बोल देते हैं ब्लॉक्स, और ये क्या है, दीज आर द मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है, दीज आर द मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है। और ये लोकेशंस क्या है, ये लोकेशंस हैं आपके एड्रेसेस, ठीक है। लोकेशंस क्या हैं, आपके एड्रेसेस हैं। इन एड्रेसेस पे हम जाएंगे और वहां पर हमें कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, ठीक है। सो द प्रोसेसर गेट्स एन ऑपरेंड व्हेन एवर नीडेड बाय द गाइडेंस, ठीक है। जब भी जरूरत होगी तो वहां से हम उस एज पर द गाइडेंस के हमें किस एड्रेस पे जाना है, कहाँ से डेटा को उठाकर लाना है और उसको डिकोड करना है, इंक्रीमेंट करना है, कौन सा पार्ट है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारा पार्ट हम इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिकोड क्या करेगा, डिकोड वही करेगा एज गाइडेंस इज डिकोडेड बाय द प्रोसेसर, जैसा प्रोसेसर उसको गाइड करेगा। क्यों, क्योंकि हर एक पार्ट में असेंबली लैंग्वेज है, हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ डिकोडिंग फॉर्म है, ठीक है। अगर उसको डिकोड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी प्रोसेसर ही चेक करेगा, प्रोसेसर की असेंबली चेक करेगी कि एग्जैक्टली जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है मुझे उसको समझना कैसे, मुझे उसको कैसे डिकोड करना है, उसको कैसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो वो सारी गाइडेंस किसकी होती है, प्रोसेसर की होती है। जब भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए तो प्रोसेसर के पास चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूट साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड्स को यूज करते हैं। एक है प्रोसेसर मेमोरी और दूसरा है आपका प्रोसेसर इनपुट आउटपुट। ओके, प्रोसेसर को कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो मेमोरी के पास जाएगा, या प्रोसेसर ने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो मेमोरी के पास जाएगा, और मेमोरी से कोई भी एड्रेस लाकर मुझे प्रोसेसर को देना है और कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं प्रोसेसर को दूंगी। तो इसी तरह से प्रोसेसर टू मेमोरी हो रहा है, द डेटा सेंट फ्रॉम द प्रोसेसर टू द मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू द प्रोसेसर। ये वाइस वर्सा होता है, बाई डायरेक्शनल है तो इसलिए डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा। नेक्स्ट आ गया प्रोसेसर इनपुट आउटपुट। प्रोसेसर इनपुट आउटपुट में क्या होगा, द डेटा कैन बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस बाय ट्रांसफर बिटवीन द प्रोसेसर एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। आप सबको पता है कि जब
मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है और मैं इस सिस्टम से कोई कमांड देती हूँ, ठीक है। हो सकता है वो एक फोटो प्रिंट करनी है या मुझे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो ये जो मैंने यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करा या प्रिंट के आइकन पे क्लिक करा, तो वो जो कमांड है वो प्रोसेसर के पास गई और प्रोसेसर ने वो कमांड किसको दे दी, जो भी मेरे पास पेरिफेरल हार्डवेयर जो मेरा प्रिंटर अटैच है, ठीक है। अब उस प्रिंटर से वो जो आपका प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट किया, लेकिन इनपुट आउटपुट से वापस प्रोसेसर नहीं आता, आउटपुट यानी कि प्रिंटर वापस प्रोसेसर को अभी यहाँ पर कोई कमांड नहीं दे रहा है, ठीक है। इंटरप्ट के केस में आता है कि इंटरप्ट, अगर प्रिंटर में इंटरप्ट आता है तो वो वापस प्रोसेसर को देता है, इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है वहां पर, ठीक है। इन the execution cycle the processor implements the important operations on the information, ठीक है। इस एग्जीक्यूशन साइकिल क्या करती है, जो प्रोसेसर है वो इंप्लीमेंट करता है कौन कौन से जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, कंट्रोल कॉल्स फॉर द मॉडिफिकेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डेटा इम्प्लीमेंटेशन। जो भी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, जो भी डेटा चेंज हो रहा है, कौन सा अपडेट हो रहा है, कहाँ राइट ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ रीड ऑपरेशन हो रहा है, वो सारे ऑपरेशंस किसके थ्रू होंगे, दैट विल बी डन थ्रू द एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। तो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल पूरा रखा जाता है कि कब कौन सी इंस्ट्रक्शन को रीड करवाना है, कौन सी किसका प्रायोरिटी ज्यादा है इन द सीक्वेंस ऑफ द डेटा इम्प्लीमेंटेशन, किस ऑर्डर में हमें डेटा को इम्प्लीमेंट करना है। सो दीज टू मेथड्स एसोसिएटेड एंड कंप्लीट द एग्जीक्यूशन साइकिल। ये कौन से मेथड्स हैं जिसको एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट करना है, और वो हमें फिर कंप्लीट कहाँ से एसोसिएट हो रहे हैं, मेमोरी के किस पार्ट से एसोसिएट हो रहे हैं, रजिस्टर में है, मेमोरी में है, या मुझे सेकेंडरी मेमोरी रेफरेंस लेना पड़ेगा, टू मेमोरी रेफरेंस है, तो वो सारा पार्ट हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टेट डायग्राम ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। स्टेट डायग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या है, यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैच करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दी गई है तो उसके एड्रेस को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर, यहाँ पर हम नहीं कर रहे, कंप्यूटर कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट कर रहा है। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कंप्यूटेड एंड द परमानेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंसर्टेड टू द एड्रेस ऑफ द अर्लियर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी पहले इंस्ट्रक्शन थी और मुझे नई इंस्ट्रक्शन को किस तरह से, कहाँ पर कैसे परमानेंट एड्रेस कैसे होगा, कहाँ मुझे इंसर्ट करना है, तो कहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शन को लाना है, कैसे एड्रेस का कैलकुलेट करना है, वो सारा काम कौन कर रहा है, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन को फैच करना। इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए द इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन टू द प्रोसेसर, ठीक है। स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से रीड करेंगे और फिर हम उसको प्रोसेसर को दे देंगे। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन को फेच करना, रीड करके हमने एड्रेस से सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन दी है। अब प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को अपने ऑपरेशन के थ्रू डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद क्या करेगा, द इंस्ट्रक्शन इज इंटरप्रेटेड एंड द टाइप ऑफ द ऑपरेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड द ऑपरेंड्स टू बी यूज्ड आर डिसाइडेड, ठीक है। तो जो ऑपरेंड्स हैं वो किस तरह से डिकोड करेंगे, किस तरह से डिसाइड करना है, वो सारा कहाँ है, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। जो भी हम ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ऑपरेंड यूज करेंगे, आप सबको पता ही है कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो बार बार अगर किसी को नहीं पता है तो मैं सिंपली ये बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, तो x और प्लस वाई क्या है, दीज आर द ऑपरेंड्स एंड दिस इज द, जो प्लस का साइन है, दिस इज योर ऑप कोड, क्या है, दिस इज योर ऑप कोड, एंड x एंड y क्या है, दीज आर द ऑपरेंड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑपरेंड, यानी कि जब हम ये वेरिएबल बनाते हैं कभी भी किसी प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम इन वेरिएबल्स को हम कहीं ना कहीं किसी मेमोरी की लोकेशन पे स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेंड है, जो भी ऑपरेंड है, उसके एड्रेस की कैलकुलेशन हमें करनी है। द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड इफ it has a reference to an operand and memory or
is available or we can say it is applicable through the input output. ठीक है, तो through the input output भी ये पार्ट क्या रहेगा, applicable रहेगा. ठीक है, एप्लीकेबल कैसे रहेगा, क्योंकि जिस ऑपरेंड की एड्रेस की कैलकुलेशन हमने करी है उस एड्रेस पे जाकर हमें वो ऑपरेंड मिलना चाहिए ताकि हम प्रॉपर अपना जो सिस्टम का काम है वो अच्छे से हो सके. ठीक है, तो प्रोसेसर इसी तरह से क्या करेगा कि ऑपरेंड के पास जाएगा, वहां पर उस पहले तो उसके एड्रेस की कैलकुलेशन करेगा कि मुझे एड्रेस जो ऑपरेंड है वो मिलेगा कहाँ. ठीक है, क्या वो डायरेक्ट एड्रेस से मिलेगा, इनडायरेक्ट से मिलेगा, इम्प्लाइड से मिलेगा. ठीक है, वो कौन सा मेथड रहेगा जिसके थ्रू मैं एड्रेस की कैलकुलेशन करूं. नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेंड फेच. ऑपरेंड फेच में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, द ऑपरेंड इज रीड फ्रॉम द मेमोरी और द इनपुट आउटपुट. ऑपरेंड को फेच करना है. ऑपरेंड को कहां से फेच करेंगे, ठीक है, अब जो मुझे एक्स और वाई ये ढूंढने हैं ये किसी रजिस्टर में पड़े हैं, किसी मेन मेमोरी में है, किसी हार्ड डिस्क में है, सेकेंडरी मेमोरी में है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन आ रही है या जो ऑपरेंड आ रहा है जिसकी कैलकुलेशन करनी है वो हमें एग्जैक्टली मिलेगी कहाँ. ठीक है, और इज एप्लीकेबल थ्रू द इनपुट आउटपुट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेंड फेच. ऑपरेंड फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेंड इज रीड फ्रॉम द मेमोरी. ऑपरेंड को हम रीड करेंगे कहाँ से, मेमोरी से, और फ्रॉम द इनपुट आउटपुट. ठीक है, ऑपरेंड को हमें रीड करना है, ऑपरेंड को फेच करना है, कहाँ से मिलेगा, मेमोरी से मिलेगा या इनपुट आउटपुट से मिलेगा. ठीक है, जैसे प्रिंट की कमांड दी तो वो किसने दी, इनपुट आउटपुट ने. ठीक है, इनपुट दी, आउटपुट कहाँ मिलेगी, प्रिंटर पे मिलेगी. ओके, डेटा कहाँ है, मेरा मेमोरी में स्टोर है. मैंने कोई फाइल बनाई थी कल और उसको मैं अपने सिस्टम में स्टोर करके गई थी. नेक्स्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स डेटा ऑपरेशन. यानी कि अब जो मुझे डेटा मिला है, जो भी मेरे पास प्रोसेसर के पास जो भी डेटा है उस पे ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करने हैं. द एक्चुअल ऑपरेशन दैट द इंस्ट्रक्शन कंटेन इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, एक्चुअल ऑपरेशन मुझे उस इंस्ट्रक्शन पे किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो वो भी चेक करते हैं कि मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मॉड्यूलस करना है, उस डेटा पे ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है. तो ऑपरेंड के साथ साथ हम ऑपकोड को भी चेक करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टोर ऑपरेंड. ऑपरेशन के बाद अब मुझे रिजल्टेंट वैल्यू को स्टोर कहाँ करना है. ठीक है, यहाँ देखिए फेच करा इंस्ट्रक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन एड्रेस की कैलकुलेशन करी. इंस्ट्रक्शन एड्रेस मिला, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसके एड्रेस की कैलकुलेशन करो. फेच कर ली इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद क्या करा है, इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग और डिकोडिंग. ठीक है, इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करना है, उसको डिकोड करना है. डिकोड करने के बाद क्या करेगा, डिकोड करने के बाद ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन. ऑपरेंड अभी तक देखो, पहले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस कैलकुलेशन करिए, फिर ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन करी है. एड्रेस कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, फेच करेंगे ऑपरेंड को. अब ये ऑपरेंड कहाँ है, मेमोरी में है, रजिस्टर में है, इनपुट आउटपुट में कहाँ है, वहां से उसको हमें फेच करना है. फेच करने के बाद ये हो सकता है एक ऑपरेंड हो, बट हो सकता है मल्टीपल ऑपरेंड्स हो. मल्टीपल ऑपरेंड्स करने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यानी कि जो भी डेटा मेरे पास आया है और जो भी उस इंस्ट्रक्शन के अंदर दे रखा है, मान लीजिए यहाँ ऐड करने को दे रखा है, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा उस डेटा पे कि उन ऑपरेंड में जो भी वैल्यूज हैं उस पे हम क्या करेंगे, ऐड ऑपरेशन करेंगे. ऐड ऑपरेशन करने के बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स के ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन कर दिया, कि ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन हो गई, डेटा ऑपरेशन हो गया, और यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे. यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको फिर से हम किसी ना किसी डेटा पे स्टोर करेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल. नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो भी हमें मेजर करना है वो चेक करते हैं कि मेन मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोग्राम. यानी कि जिस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को हम यूज करना चाह रहे हैं, इसको ISA भी बोलते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को जो भी हमें मेजर करना है, दैट विल बी डन फ्रॉम द कितनी उसको मेन मेमोरी चाहिए. ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट जब भी हम करेंगे तो उसे मेमोरी कितनी चाहिए बाय द प्रोग्राम. ठीक है, जब भी वो प्रोग्राम मेमोरी में आएगा तो उसे कितना स्पेस चाहिए. ओके,
पूरा का पूरा स्पेस तो हम उठाकर लेके नहीं आते, हम उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट उठाकर मेन मेमोरी में लेकर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप गानों की लिस्ट भी चूज करो तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही गाना प्ले करते हैं कि सारे गाने प्ले होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो हुआ क्या कि मेन मेमोरी में सिर्फ वही गाना आया है और उसकी भी बफरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो पार्ट थोड़ा थोड़ा प्ले हो रहा है, धीरे धीरे बफर पीछे से रिलीज होता जा रहा है, फ्री होता जा रहा है। फिर इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन है जो हम यूज करना चाह रहे हैं, क्या वो सिंपल इंस्ट्रक्शन है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन लेंथ, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, कितने लेंथ वी कैन से इन द बिट्स। ठीक है। जैसे सपोज आप यहाँ पर इंटर टाइप का, ये आपने छोटी सी इंस्ट्रक्शन देखी ही होगी, जब हम इंटर जो डेटा टाइप है उसमें कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कुछ डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। तो इंट क्या है, कोई डेटा टाइप है, और ए क्या है, वेरिएबल है। जब हम इंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाया तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता लग गया कि इस इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए मुझे एटलीस्ट क्या हो सकता है, एटलीस्ट 4 बाइट्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अगर 2 बाइट्स लेगा तो जो इंट टाइप का डेटा है मुझे उसको स्टोर करने के लिए भी उतना ही मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 बाइट्स। ठीक है। इसी तरह लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, डबल होगा, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो भी प्रोग्रामर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रोग्रामिंग की कैसी गई है, उसमें कैसी किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई है और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कितनी मेमोरी हमें चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और द इंस्ट्रक्शन सेट व्हाइल डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन सेट, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन कितनी रहेगी, शॉर्ट है, लॉन्ग है, डबल है, ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन पास कर रही हूँ, मान लीजिए मैं कोई सिंपल सा प्रोग्राम बना रही हूँ, इंट ए बी सम। ठीक है। ये सबने सभी बच्चों ने बनाए होते हैं सी के प्रोग्राम्स। तो ए बी और सम, तो 3 वेरिएबल्स हो गए, तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ एड्रेसेबल रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स हैं जो जो हम अगर मेमोरी को ना यूज करके अगर सिर्फ हम रजिस्टर्स को यूज करें, रजिस्टर भी तो हमारे पास एक तरह की मेमोरी है ना, तो कितने हमें एड्रेसेबल रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन बाइट्स और वर्ड एड्रेसेबल। जो भी मेमोरी ऑर्गेनाइज करनी है, क्या वो बाइट एड्रेसेबल है या वर्ड एड्रेसेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर वर्ड की बात करी जाती है। तो वर्ड क्या होता है, 1 बाइट विल बी इक्वल टू 1 वर्ड काउंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेसिंग मोड्स। अब जब हमने एड्रेस की कैलकुलेशन करनी है तो हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि वो एड्रेस मुझे मिलेगा कहाँ, मैं कैसे उस एड्रेस तक पहुंचूं जहां पर मेरा ऑपरेंड स्टोर है। तो डेट विल बी डन थ्रू द डायरेक्ट एड्रेस, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, इम्प्लाइड, कौन सा ऐसा एड्रेस मैं फॉलो करूं जिसके थ्रू मुझे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल लेंथ। ठीक है। अब वेरिएबल लेंथ हो गई, डिफाइंड नहीं है, चेंज हो सकती है ये लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेसेस और इट कंटेन्स, नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने कंटेन हो रहे हैं। एंड द सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स। अब यहाँ पर देखो, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में मेनली हम 3 टाइप्स का यूज करते हैं। जैसे कहा हमने, फर्स्ट आ गया सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यानी कि मैं एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे प्रोसेसर के साथ काम कर रही हूँ जब मुझे एड्रेस कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। या मुझे जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन पास करनी है, दैट विल बी डन ओनली थ्रू द सिंगल एक्यूमुलेटर। वहां पर उस सिस्टम में उस सीपीयू के पास सिर्फ एक ही एक्यूमुलेटर है। ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्म में, दूसरे नेम से हम बोल सकते हैं वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है। 1 एक्यूमुलेटर है तो इसको सिंपली याद रख सकते हैं आप कि 1 एक्यूमुलेटर मींस 1 इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास 2 और 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स यूज किए जाते हैं।
ठीक है, मतलब 2 और 3 इंस्ट्रक्शन या 2 और 3 एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम 2 और 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करते हैं। और इसी तरह हमारे पास थर्ड आ जाता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम 0 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी बोलते हैं या 0 एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं। सो इन द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन द ऑपरेशन is done involving a special register called the accumulator. फर्स्ट में क्या है कि सिंगल accumulator है। इन द सेकंड मल्टीपल रजिस्टर्स आर यूज्ड। जनरल रजिस्टर्स की बात है ना, तो यहाँ पर हम 1 और 2 और 3 एड्रेसिंग मोड या 2 और 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर रजिस्टर्स को यूज करेंगे। ज्यादा रजिस्टर्स, यहाँ पर मल्टीपल रजिस्टर्स यूज होंगे। देखो सिंगल accumulator है ना, तो 1 इंस्ट्रक्शन, और जनरल रजिस्टर तो एक से ज्यादा रजिस्टर हो सकते हैं। तो 2 और 3 यानी कि मल्टीपल रजिस्टर्स की बात करें। और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टैक ऑपरेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ड्यू टू विच इट डज नॉट कंटेन एनी एड्रेस फील्ड। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई भी एड्रेस फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यानी कि जीरो मेमोरी इंटरवेंशन है, जीरो मेमोरी लोकेशन की बात करता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट को जब भी हम यूज करते हैं तो सिंपल सी बात वही है कि जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं तो हम लिखते हैं ऑप कोड, हम लिखते हैं सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस, फिर रिजल्ट क्या होगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से उठानी है। ये बन गया एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट में completely understood by the CPU and the physical hardware that is controlled by the instruction। ठीक है, जो फिजिकल हार्डवेयर जो भी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ISA, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसी में हम बात करते हैं वेयर इज ऑपरेट लोकेशन। ऑपरेट की लोकेशन कहाँ है? वो ऑपरेंड मुझे मेमोरी में मिल रहा है, CPU रजिस्टर पे मिल रहा है या इंस्ट्रक्शन डिवाइस पे मिल रहा है। और वी कैन से कि जो इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं ऑपरेंड भी उसी के अंदर है। ठीक है, जैसे नेटवर्क्स में एक टॉपिक पढ़ाते हैं कि जहां पर पैकेट सेंड किए जा रहे हैं या पैकेट रिसीव कर रही है रिसीविंग डिवाइस, तो वो पिछले पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट भी उसी के साथ अटैच करके भेज देती है सेंडिंग मशीन को कि मुझे इतने पैकेट्स जो हैं वो रिसीव हो गए। तो उसी पैकेट में क्या है, डेटा भी है और इंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कंडीशन इज बेस्ट। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स अगर हम यूज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बेस्ट कंडीशन है जिसको हम यूज करेंगे। फ्यू ऑपरेंड्स, अगर कम ऑपरेंड है तो आपके पास क्या होगा, लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, और क्या होगा, मोर इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। ठीक है, मोर इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम के लिए हम और भी इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं क्योंकि लेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और क्या होगा, फास्टर फैच और एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जल्दी से फैच हो जाएगा और काम क्या होगा, जल्दी होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या है, कम है। क्यों, ऑपरेंड्स बिल्कुल कम यूज कर रहे हैं। अगर मोर रजिस्टर्स है तो सीपीयू के बिल्कुल नजदीक है, सीपीयू के ऊपर ही इनबिल्ट होते हैं, उसकी असेंबली वहीं पर होती है रजिस्टर्स की। तो इंटर रजिस्टर कम्युनिकेशन विल बी फास्टर। यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी फास्टर। और मोर ऑपरेंड्स में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज, मींस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को हम ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेंड्स भी ज्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है और इसको हैंडल भी हमें करना है। ठीक है, सो फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। ठीक है, तो हम पर प्रोग्राम क्या करेंगे, फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे, जबकि फ्यू ऑपरेंड्स में हम मोर इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहे थे। यहाँ देखिए ये फ्यू इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और फ्यू इंस्ट्रक्शन में हम मोर ऑपरेंड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, दैट इज योर स्टैक बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। स्टैक बेस्ड इंस्ट्रक्शन और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को आप सबको पता है, स्टैक क्या है, हमारा एक लिफो डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है और वन ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें इजीली हमें पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो भी डेटा है उस
आपको डेटा जो है वो हमें ऑटोमेटिकली कहाँ मिलेगा, टॉप ऑफ द स्टैक मिलेगा, एंड इट मीन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस always present on the top of stack. Because of it there is no need of passing source and destination address. कोई जरूरत नहीं है कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को पास किया जाए along with the opcode, ठीक है, along with the opcode, ठीक है। opcode के साथ साथ हमें किस तरह से यहाँ पर काम करना है। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ, सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें सिर्फ एक ही फील्ड होती है जिसको बोलते हैं ऑपकोड, ऑपरेशन जो परफॉर्म होना है। तो ठीक है, इसको हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑपकोड है, ऑपरेंड्स यहाँ पर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। सो नो मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर अगर ऑपरेंड होता तो हमें मेमोरी ढूंढनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर ऑपरेंड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मोड है। मोड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो डायरेक्ट मोड मिलेगा या इनडायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट है तो 0 है, यानी कि वो जो एड्रेस मुझे ढूंढना है वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। और अगर 1 है या अगर इसकी मोड की बिट 1 है तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट एड्रेस है, यानी कि जो मुझे फर्दर लोकेशन दी जाएगी वो मुझे डायरेक्ट एड्रेस ना, डायरेक्ट डेटा ना मिलकर मुझे एक एड्रेस मिलेगा जिसमें मुझे फर्दर आगे किसी एड्रेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, y इज इक्वल टू a माइनस बी डिवीजन c प्लस डी इंटू e, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन स्टैक क्या करेंगे, टॉप टू लेफ्ट, ठीक है। अब हमने करना क्या है, टॉप टू लेफ्ट चलते हैं। पुश बी, ये देखो ये जो आ रहा है आपका, पहले बी को ऐड किया, फिर पुश ए करा, और फिर क्या करा, सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, क्योंकि ए बाद में पुश हुआ है। अगर हम पहले ए पुश करते फिर बी पुश करते तो ये उल्टा हो जाता, फिर क्या हो जाता, डेट विल बी बी माइनस ए हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, बी माइनस ए, यहाँ क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। अगर हम पहले क्या करते, यहाँ पर अगर ये स्टैक ले लेते और यहाँ पर हम सिंपली पहले बी डालते, है ना। चलिए यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ ले लेते, यहाँ बी डालते और उसके बाद यहाँ ए डालते, ठीक है। तो ये ए माइनस बी होगा, क्योंकि पहले ये वाला ऑपरेंड यूज होगा, फिर ये वाला होगा, और इसके ऊपर जो भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, जो भी हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे तो डेट विल बी ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ गया, अब इसी पार्ट से फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट, अब ये लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट की तरफ हमें मूव करना है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, देखो राइट का सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि जब हम कोई राइटिंग करेंगे तो वो स्क्रीन के इस तरफ को जाएंगे, ठीक है। तो वो हो गया राइट पार्ट, और जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो ये हो गया, दिस इज योर राइट एंड दिस इज पार्ट योर लेफ्ट, ठीक है। अब क्या करा हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, पुश करेंगे ई को, ये वाला सेक्शन तो सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट आ गया ए, फिर डालेंगे डी को, फिर क्या करेंगे, इस पे जो भी ऑपकोड है, जो भी ऑपरेशन है उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद पुश सी करा, और सी करने के बाद ऐड करने के बाद हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो स्टैक बेस्ड इंस्ट्रक्शन में, यानी कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यहाँ हमें कोई भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, कोई भी सिंगल मेमोरी रेफरेंस भी यहाँ पर नहीं था, यानी कि वी कैन से नो मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को डियर स्टूडेंट्स आप अगर समझना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर क्या है, मोड है, ऑपकोड है, लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड है, तो इसको बोलते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मेक्स यूज ऑफ द इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर। इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर यानी कि यहाँ पर क्या है, एक सिंगल एक्यूमुलेटर है, ठीक है। जो भी काम करना है वो एक ही एक्यूमुलेटर करेगा। फॉर ऑल द डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर। आप सबको पता है कि एक्यूमुलेटर क्या है, एक टाइप का रजिस्टर है यूज्ड बाय द सीपीयू टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। एक्यूमुलेटर के अंदर ही जो भी कैलकुलेशन सीपीयू परफॉर्म करेगा वो फर्दर कंप्लीट करने के बाद फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा।
ओके, एक्यूमुलेटर जो है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज सपोर्टेड बाय द सीपीयू। देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि जितनी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, जो भी इसका फॉर्मेट होता है वो सपोर्ट क्या करता है, सपोर्टेड बाय द सीपीयू विद द सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी बन जाता है कि सिंगल एक्यूमुलेटर को में या वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन यूज होनी है वहां पर सिंगल एक्यूमुलेटर है, रजिस्टर है, क्या यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है, आंसर ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर हम सिंगल एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजेस ओनली टू स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में टू स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेंड एक ही है लेकिन इंस्ट्रक्शन दो है। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, एक है लोड और दूसरी है स्टोर। ठीक है, फॉर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस एंड लोड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा टू द एक्यूमुलेटर। जो भी इंस्ट्रक्शन के बाद, जो भी लोड होने के बाद डेटा आएगा उसको हमें रखना कहाँ है, उसको हमें फिर से एक्यूमुलेटर में ही रखना है। एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मूव द डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी। एक्यूमुलेटर से फिर उसे मेमोरी में डेटा स्टोर करना है। अर्ली सिस्टम्स यूजेस वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जो पहले सिस्टम हम यूज करते थे उसको बोलते थे हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि जो पहले सिस्टम्स यूज होते थे जो बहुत स्लो होते थे, क्यों, क्योंकि एक ही एक्यूमुलेटर बेचारा सारा काम करता था, मल्टीपल चीजें हम ओपन नहीं कर पाते थे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन था जहां पर एक ही एक्यूमुलेटर यूज होता था। ठीक है, एक एक्यूमुलेटर यूज होता था। हियर ऑपरेंड विल ऑलवेज इन रजिस्टर सच एज एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर भी तो एक टाइप का रजिस्टर ही है। ठीक है, तो जिसको हम सिंगल रजिस्टर या वी कैन से सिंगल एक्यूमुलेटर में यूज करते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वही एक्सप्रेशन लेकर चले हैं हम, y इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी इंटू ई। अब यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले लोड कर दिया इसने डी को। ठीक है, इस लोड करा डी को लोड करने के बाद एक्यूमुलेटर विद डी। ठीक है, एक्यूमुलेटर विद डी, तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई। फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई किससे करना है, ई से। तो डी को ई से, तो एक्यूमुलेटर इंटू ई। तो एक्यूमुलेटर में पहले वैल्यू क्या है, इस एक्यूमुलेटर के अंदर डी वैल्यू स्टोर है। डी को मल्टीप्लाई कर दिया इसने ई के साथ, तो डी इंटू ई कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर के अंदर। ऐड क्या करा, सी। ठीक है, फिर क्या करा, एक्यूमुलेटर के अंदर कौन सी वैल्यू है थर्ड स्टेप पे, डी इंटू ई। ठीक है, तो डी इंटू ई में मैंने क्या कर दिया, प्लस क्या कर दिया, सी कर दिया। स्टोर कर दो इसको। जो ये ऑपरेशन, जो इतना पार्ट हुआ है, जितनी कैलकुलेशन अभी तक हमने लोड और ऐड करी है, मल्टीप्लाई करी है, इसको स्टोर एक R1 रजिस्टर में स्टोर कर दो। कर दीजिए, हमने जितना भी पार्ट था स्टोर एक्यूमुलेटर टू R1। ठीक है, R1 एक्यूमुलेटर से कहाँ जाएगा वो डेटा, R1 में जाके, कोई R1 नाम का रजिस्टर हमने यूज करा है, वहां जाके हमने स्टोर कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोड ए। पहले ए को लोड करो, एक्यूमुलेटर में क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करो बी को, फिर बी में क्या चला जाएगा, बी कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। फिर डिवाइड करना है, डिवाइड कहाँ करेंगे, R1। ठीक है, R1 को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है, ए माइनस बी, और R1 के अंदर क्या है, सी प्लस डी इंटू ई। ठीक है, तो सी प्लस डी इंटू ई, और एक्यूमुलेटर में है ए माइनस बी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात है कि यहाँ पर जो ऑपरेंड हैं वो दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे हैं। यहाँ हमें दो एड्रेसेस को चेक करना है। ठीक है, यहाँ ये जो टू ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन यूज करी थी, ये मेनली जितने भी कमर्शियल कंप्यूटर्स, जो लेटेस्ट कमर्शियल कंप्यूटर्स बन रहे हैं, उन कमर्शियल कंप्यूटर्स में हमने इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया था। The address instruction operand has two operand fields। ठीक है, इन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या है, दो ऑपरेंड फील्ड्स हैं।
हम्म, ठीक है। अब दो ऑपरेंड फील्ड्स हैं, तो अब हमें करना क्या है, मेन एडवांटेज इज शॉर्टर। ठीक है, मेन एडवांटेज क्या है, कमी है कि शॉर्टर असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हो जाएगी एंड लेस एग्जीक्यूशन टाइम। अब दो लोग हैं ना, काम थोड़ा ज्यादा आसानी से हो जाएगा। पहले क्या था, बेचारा एक ही एक्यूमुलेटर था और एक ही एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, सारा काम कर रहा है, तो ज्यादा लोड उस पर था, तो स्टेप्स वहां पर क्या हो गए, थोड़े ज्यादा हो गए। लेकिन यहाँ पर दो ऑपरेंड लग गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काम क्या हो गया, कम हो गया। लेस एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर टू वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, लेस एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा कंपेयर टू वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। Unlike earlier in the one address instruction, the result was stored in the accumulator. ठीक है, Unlike जैसे पहले होता था उसी तरह अब यहाँ पर क्या हो रहा था, वहां पर सारा काम जो था वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता था। Here the result can be stored in different memory, different locations. ठीक है, अब एक्यूमुलेटर में नहीं स्टोर करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट लोकेशंस में जाके डेटा को स्टोर करेंगे रादर देन जस्ट एक्यूमुलेटर। ठीक है, सो बट रिक्वायर मोर नंबर ऑफ वेट्स टू रिप्रेजेंट एड्रेस, यानी कि यहाँ पर ठीक है काम तो जल्दी हो रहा है, यानी कि टाइम को तो हमने बचा लिया, कहीं ना कहीं दो लोग लगा लिए, टाइम को तो बचा लिया, लेकिन दो लोगों की सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है। यानी कि सिंपल सी बात आप ये समझे कि दो ऑपरेंड्स हैं, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं मेमोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ लगेगी मेमोरी ज्यादा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करा कि y इज इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन को लेकर चल रहे हैं, मूव R1। ठीक है, R1 है, ए ले लिया, कॉपी ए टू रजिस्टर R1, कॉपी कर दो, जो भी डेटा ए का है उसको R1 में करो, मूव R2 टू डी। ठीक है, जो डी वाला है ये देखो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, R1 में ए चला गया, R2 में चला गया डी। चलो जी, ठीक है, अब R1 में ए को मूव करो, डी को R2 में मूव करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो R1 बी। ठीक है, तो रजिस्टर R1 में क्या जा रहा है, देखो एरो इस साइड है, इसका मतलब ये है कि जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होगी R1 माइनस बी जो परफॉर्म होगी वो वापस स्टोर किस में होगा, R1 में ही होगा। ओके, तो R1 माइनस बी कर दिया, यानी कि ए माइनस बी कर दिया, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, तो ए माइनस बी हो गया। इसी तरह R2 में क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो R2 इंटू ई, यानी कि D इंटू ई। R2 की वैल्यू क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड वाले स्टेप में देखिए, कॉपी D टू R2, तो R2 में इस टाइम क्या है, D है, तो D को E से मल्टीप्लाई करा, देन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एड R2 टू C, और R2 प्लस C को हमने इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद R1 डिवाइडेड बाय R2 कर दिया। तो डिवीजन ऑपरेशन में क्या करा, पहले ऐड किया, ठीक है, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, और फिर डिवीजन कर दिया R1 R2 की। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में लिखा होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें उसी ऑर्डर में लिखना है। तो रजिस्टर R1 में हमने क्या करा, R1 डिवाइडेड बाय R2, यानी कि अगर मेरे पास दो ऑपरेंड्स थे, दो रजिस्टर्स थे, तो हमने यहाँ पर दो रजिस्टर्स यूज करे हैं, एक लेफ्ट वाला सेक्शन यूज कर रहा है, एक राइट वाला सेक्शन यूज कर रहा है। तो एट द रेट ऑफ कॉस्ट सम एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन टू सेव द रिजल्ट, यानी कि अगर दो लोग हैं तो हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस लगनी थी उसको थोड़ा सेव कर लिया, लेकिन जीरो एड्रेस में हमें क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कई बार इस टॉपिक को इस तरह से भी समझाती हूँ कि मान लीजिए अगर आप मार्केट जा रहे हैं और आपने वहां से कुछ जो लिस्ट है वो परचेज करके लानी है, लेकिन आप घर से कोई भी बैग लेकर नहीं गए, और कंडीशन ये है कि आप मार्केट से भी कोई बैग नहीं खरीदेंगे, तो करना क्या है, ये नहीं है कि मार्केट में जाओ और आप नया बैग खरीद लो और उसमें सामान डाल लो, बैग आपने घर से ही लेकर जाना है। तो अगर आप बैग नहीं लेकर गए हैं और आपको सारा लिस्ट परचेज करके लानी है, तो ऑटोमेटिकली आपके बार बार राउंड्स ज्यादा लगेंगे।
ठीक है। तो जीरो एड्रेस में क्या था कि उसके पास कोई भी बैग नहीं है, उसको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ स्टेप्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पर ज्यादा लग रहे हैं। वन एड्रेस में थोड़े कम लग रहे थे, टू एड्रेस में और कम लग रहे हैं, और ये देखिए थ्री एड्रेस में यही सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सिर्फ 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया। क्यों? यहाँ पर ऑपरेंड हो गए 3, मोड है, opcode है, operand 1, operand 2 and operand 3. 3 address field to specify a register or a memory location program created are much shorter in size. इससे क्या हो गया, जो भी प्रोग्राम था, जो भी काम करना था, वो क्या हो गया, शॉर्ट साइज का हो गया काम। बट नंबर ऑफ बिट्स पर इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेज। ठीक है, हमने कहा कि मेरे घर में फंक्शन है, ठीक है, 4 लोग लगाए थे। अब मैंने कहा नहीं भाई 4 लोगों से काम नहीं होगा, इतनी जल्दी काम करना है, तो मैंने कहा और लोगों को ले आओ, और लोग मिलकर काम करेंगे तो काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमें उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, ठीक है ना, उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर 4 ऑपरेंड्स या मल्टीपल ऑपरेंड्स को हम जब यूज करते हैं तो उन ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में स्टोरेज भी तो ज्यादा चाहिए। सो दीज इंस्ट्रक्शंस मेक क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम मच इजियर, बट इट डज नॉट मीन दैट द प्रोग्राम विल रन much faster, because now instruction only contain more information, but each micro operation changing the content of the register. लोड एड्रेस इन द एड्रेस बस, ऐसा नहीं हो गया कि इसे फास्ट हो गया फास्ट। अब क्या करना है, जितना बार बार उनको इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ रही है कि इसको लोड करो, इसको एड्रेस बस से लाओ, इसको ऐसा करो, ठीक है, तो वो काम क्या हो गया, बढ़ गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ठीक है, सो will be performed in one cycle only. ठीक है, नो डाउट कि ये एक ही दिन में एक ही काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हियर इज पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अवर इक्वेशन। ठीक है, ये सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, जिसे सब्ट्रैक्ट यूज करा, सब यूज करा, तो ए बी 2 ऑपरेंड्स हैं, तो ए में हम कोई रजिस्टर ए ले लेते हैं, ए के अंदर जो है ए माइनस बी की कैलकुलेशन करी और ए में जाके स्टोर कर दी, फिर डी ई करा तो डी इंटू ई करा, वापस डी में स्टोर कर दिया, डी इंटू सी करा तो डी में जो पहले वैल्यू थी प्लस सी कर दिया। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, डी में स्टोर हो गया, और डिव ए बी करा तो ए डिवाइडेड बाय डी कर दिया, और उसके बाद जो रजिस्टर में वैल्यू है यानी कि ए में हमने वैल्यू ऑपरेंड में स्टोर कर दी। ठीक है, सो गेट सेम एंड रिजल्ट as before, but we change the content of the register A and D. ठीक है, इस तरह से हम कंटेंट भी चेंज कर रहे हैं A और D का। If we had some later processing then that wanted to use the original content of those register, we must make a copy of them before performing the computation. ठीक है, कोई भी कंप्यूटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक कॉपी उसकी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि जब भी हम किसी के, मान लीजिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक कॉपी हमेशा बनाकर सेव करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जो लेक्चर है वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन हुआ क्या कि वो प्रॉपरली सेव नहीं हुई फाइल, तो हो सकता कि मेरी जो मैंने ये पीपीटी जो भी मैंने कंटेंट बनाया है वो कंटेंट भी डिलीट हो जाता। तो मुझे तो काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन मैंने इसकी क्या करी थी, एक कॉपी अपने पास सेव करके रखी थी, तो मुझे अगर दोबारा भी रिकॉर्ड करना पड़ा तो मेरा टाइम क्या हो गया, बच गया। तो इसी तरह रजिस्टर का जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, जब भी हमने उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उससे पहले उस कंटेंट की एक कॉपी बनाकर कहीं स्टोर कर लेते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशन। उस पर भी कोई भी कंप्यूटेशन करनी है, उस कंप्यूटेशन को हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम 3 एड्रेस कैलकुलेशंस को 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट कीजिए, और कुछ और अगर आप मुझसे कोई और डिमांडिंग टॉपिक है चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर लेक्चर समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।